आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं जिसका नाम है प्रोविडेंट फंड। वैसे तो ज़्यादातर बच्चों को पता होता है कि प्रोविडेंट फंड क्या होता है, फिर भी मैं आपको समझा देता हूँ इन केस आपको ना पता हो। देखिए, प्रोविडेंट फंड एक स्पेशल टाइप का ऐसा फंड है जो गवर्नमेंट के कहने पर एम्प्लॉयर को मजबूरी में मेंटेन करना पड़ता है। मजबूरी में क्यों, मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, होता क्या है, सपोज एक एम्प्लॉई है और उस एम्प्लॉई को 50,000 रुपीज पर मंथ मिलते हैं, तो उसका अच्छा खासा लाइफ स्टाइल है। 50,000 रुपये पर मंथ मिलते हैं, ठीक ठाक है, वो खर्च कर देता है। लेकिन जब वो रिटायर होगा तो उसके पास में कुछ भी जमा पूंजी नहीं होगी, क्योंकि वो सब खर्च कर चुका होगा। कुछ लोग समझदार होते हैं जो पैसा इन्वेस्ट करते रहते हैं रिटायरमेंट के लिए, लेकिन बहुत कम लोग ऐसा होता है, क्योंकि खर्चे ज्यादा हैं, अर्निंग कम हो पाती है। अब अगर उसको 50,000 की जगह सपोज मिलेंगी 45,000 पर मंथ, और उसका 5,000 पर मंथ एक अलग अकाउंट में डिपॉजिट हो जाए, पीएफ अकाउंट में जमा होता जा रहा है हर साल अलग अकाउंट में। ठीक है, अब ये जो पीएफ अकाउंट में पैसा जमा हो रहा है, ये ना केवल एम्प्लॉय के 5,000 रुपए जमा होंगे यहां पर, जिसे हम क्या बोलेंगे, एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन। एम्प्लॉयर को भी इतना पैसा जमा कराना पड़ेगा, तो उसे क्या बोलेंगे हम, एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन। तो एम्प्लॉय की सैलरी से कटे 5,000, लेकिन जमा हो गए 10,000, तो ये तो मजे आ गए। अब ये जो एम्प्लॉय की सैलरी से 5,000 कटे हैं, ये अलग से इनकम नहीं है। रीजन ये है कि उसकी सैलरी, ग्रॉस सैलरी 50,000, ये टैक्सेबल होती है। अगर इस 50,000 रुपए में से कुछ पैसा, 5,000 रुपए, 5,000 रुपए कहीं पर जमा हो रहा है, तो उससे क्या फर्क पड़ता है भाई। 50,000 की आपकी जो सैलरी है वो तो टोटल टैक्सेबल हो गई। अब इस 50,000 में से कुछ भी इस्तेमाल करें, कहीं पैसा जमा कराएं, ये आपकी इनकम थोड़ी ना है। 50,000 की सैलरी टैक्सेबल हो गई। इस 50,000 में से अगर बैंक में जमा कराओ, कहीं इन्वेस्ट करो, वो इनकम नहीं है। उससे और आगे जो इनकम होगी वो इनकम है, समझ रहे हो। तो इसके 50,000 में से अगर 5,000 रुपए इसने एम्प्लॉय के पीएफ में जमा हो गए, तो ये इनकम नहीं है, तो ये टैक्सेबल हो ही नहीं सकती किसी भी हालत में। लेकिन जो एम्प्लॉयर ने 5,000 जमा कराए हैं, ये है इनकम। ये टैक्सेबल हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, ये ही हमें पढ़ना है। और इस 10,000 पे जो इंटरेस्ट मिलेगा वो भी इनकम है, तो वो टैक्सेबल होगा, यानी ये भी हमें पढ़ना है। तो कुल मिलाकर हमें ये सीखना है कि एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन वो तो टैक्सेबल हो ही नहीं सकता, उसकी बात ही खत्म हो गई। एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन और इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, इसका क्या होगा, ये सारा का सारा खेल है। रिटायरमेंट पे ये जो पैसा जमा हुआ है ना, ये लाखों रुपए बन जाते हैं, और ये लाखों रुपए जब मिलते हैं तो रिटायरमेंट के बाद में बहुत काम आते हैं। तो यही हम पढ़ने वाले हैं आज, प्रोविडेंट फंड सेक्शन 10, सबसेक्शन 11, 10, 12 और 10, 13 में एग्जामिशंस मिलती है। तो वो कितनी कितनी एग्जामिशन है, कितना एग्जाम्प्ट होगा, कितना टैक्सेबल होगा, ये हमें प्रोविडेंट फंड में पढ़ना है। अंडर दिस रिटायरमेंट स्कीम एम्प्लॉई इन्वेस्ट करता है कुछ सर्टेन पोर्शन ऑफ हिज सैलरी एक सिंकिंग फंड में, जो एम्प्लॉयर या गवर्नमेंट मेंटेन करता है। जनरली एम्प्लॉयर भी इतना ही पैसा जमा कराता है। ये एग्रीगेट अमाउंट जो इन्वेस्ट होती है, ये सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट होती है, और यहां से कुछ इंटरेस्ट भी मिल जाता है, इनकम मिल जाती है। इसको भी जमा किया जाता है, फिर उसके ऊपर भी इनकम मिलती है। इस सिंकिंग फंड को हम प्रोविडेंट फंड बोल देते हैं। इसमें एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन होता है, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन होता है, इंटरेस्ट होता है एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन पर, और इंटरेस्ट होता है एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन पर। दोनों के कंट्रीब्यूशन पे इंटरेस्ट भी होता है।
द टोटल अमाउंट आउट ऑफ द सिंकिंग फंड इज गिवन टू द एम्प्लॉई, या तो रिटायरमेंट पर या उसकी डेथ पर उसके फैमिली मेंबर को मिल जाता है। If an employer collect deduct the amount of provident fund from the employee but subsequently fail to deposit such sum with the government, then such collected from employee and not deposited will be considered to be income in the for the employer under section 28 or income of other sources under section 56। इसका क्या मतलब है? देखिए, मेरी सैलरी थी 50,000, मैंने एग्जांपल बताया था, मुझे मिली 45,000, मेरे 5,000 एम्प्लॉयर के पास है, एम्प्लॉयर अपने भी 5,000 मिलाकर 10,000 गवर्नमेंट के पास या किसी फंड में जमा कराएगा। सपोज उसने मेरी सैलरी से 5,000 डिडक्ट कर दिए लेकिन उस फंड में जमा नहीं कराया, पीएफ फंड में, तो ये उस एम्प्लॉयर मेरे बॉस की इनकम में जुड़ जाएगा, ये लिखा हुआ है यहाँ। अब हम मेनली 4 टाइप के फंड में डील करेंगे, बात कर रहे हैं स्टैच्यूटरी प्रोविडेंट फंड, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड और पब्लिक प्रोविडेंट फंड। सबसे पहले स्टैच्यूटरी प्रोविडेंट फंड की बात कर रहे हैं। ये प्रोविडेंट फंड मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूं, और जब मैं रिटायरमेंट बेनिफिट्स पढ़ाऊंगा, जहां पर मैं आपको पेंशन, ग्रेच्युटी, लीव एनकैशमेंट, वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम, रिटेचमेंट कंपनसेशन पढ़ाऊंगा, तब मैं ये प्रोविडेंट फंड फिर से बताऊंगा कि रिटायरमेंट में इसका क्या होगा। अभी रिटायरमेंट का मैंने कोई भी टॉपिक आपको बताया नहीं है, इसलिए मैं प्रोविडेंट फंड में भी रिटायरमेंट के बारे में बात नहीं कर रहा। दूसरा, मैंने अभी 80C की डिडक्शन के बारे में आपको नहीं बताया है, तो मैं उसके बारे में भी नहीं बात कर रहा कि इस प्रोविडेंट फंड पर 80C में कब किस में मिलेगी। लेकिन एक शॉर्टकट में बता देता हूं, जो 4 टाइप के प्रोविडेंट फंड है, इसमें केवल अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड के अलावा बाकी हर एक फंड में एम्प्लॉय का जो कंट्रीब्यूशन होता है उस पर सेक्शन 80C में डिडक्शन मिलती है। ये मैंने आपको अभी बता दिया ताकि आपको बाद में किसी भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत ना हो। सबसे पहले हम बात करते हैं स्टैच्यूटरी प्रोविडेंट फंड की। सेक्शन 10 सबसेक्शन 11 में कुछ छूट दी गई है। स्टैच्यूटरी प्रोविडेंट फंड जनरली गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए एप्लीकेबल होता है। अगर क्वेश्चन में बोल रखा है गवर्नमेंट एम्प्लॉय है या लोकल अथॉरिटी में है या रेलवे में है, रिकॉग्नाइज एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, यूनिवर्सिटी है, तो ऐसी सिचुएशन में गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए तो सहूलियत देगी देगी, सब कुछ माफ है, सब फ्री है, सब एग्जम्प्ट है। तो आपको क्या याद रखना है कि एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन माफ है, फ्री है, टैक्सेबल नहीं है। अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 11 इट इज एग्जम्प्ट। एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन की बात ही नहीं करेंगे क्योंकि वो ऑलरेडी टैक्सेबल है, उसका अलग से कुछ नहीं करना। बात करेंगे जो एम्प्लॉयर अपनी जेब से जमा करा रहा है उसकी, तो वो भी फुल्ली एग्जम्प्ट है। इंटरेस्ट क्रेडिटेड टू द एसपीएफ, जो इंटरेस्ट मिलेगा वो भी फुल्ली एग्जम्प्ट है। मजे आ गए। इसका मतलब जो पैसा जमा कराया वो भी एग्जम्प्ट और उसके ऊपर जो इंटरेस्ट मिला वो भी एग्जम्प्ट, तो दोनों ही हमारे एग्जम्प्ट हो गए, तो मजा आ गया। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 कि ये 14 क्वेश्चन क्या बात कर रहा है, किसके बारे में बता रहा है। मिस्टर एक्स एक वर्किंग है एम्प्लॉयर के पास, जिनको सैलरी मिलती है 10,000 रुपीज पर मंथ और डीए मिलता है 50% ऑफ सैलरी। उसने सेल करी है 20 लाख रुपीज की, ठीक है, और उसको कमीशन भी मिला है 5%। एम्प्लॉयर ने उसको कमीशन एडिशनल भी दिया है, और एक स्टैच्यूटरी प्रोविडेंट फंड है जो मेंटेन्ड होता है। इसमें मिस्टर एक्स ने 4,500 रुपीज पर मंथ इसमें कंट्रीब्यूशन दिया है, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन भी सेम है, एम्प्लॉय को इंटरेस्ट भी मिला है, तो इनकम फ्रॉम सैलरी निकालनी है हमें। सबसे पहले हम हेडिंग डाल देते हैं कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम सैलरी फॉर द असेसमेंट ईयर, जो भी आपका असेसमेंट ईयर है। सबसे पहले बेसिक सैलरी, हमें पता है बेसिक सैलरी फुली टैक्सेबल होती है और इसकी बेसिक सैलरी 10,000 पर मंथ है।
तो 12 मंथ की 1,20,000 हो जाएगी। बेसिक सैलरी DA 50% है, तो 1,20,000 का 50% मतलब 60,000 DA हो गया। ठीक है, उसको सेल पर कमीशन मिलता है, तो यहां पर कमीशन है दो टाइप का, एक 20 लाख का 5%, 1 लाख रुपीस, और एक फिक्स्ड कमीशन है 1,000 रुपीज पर मंथ। तो 1,000 रुपीज पर मंथ के हिसाब से 12,000 रुपीज का एडिशनल कमीशन है, वो भी फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा। एम्प्लॉयर मेंटेन करता है स्टैच्यूटरी प्रोविडेंट फंड, और मिस्टर एक्स ने कंट्रीब्यूट करा 4,500 पर मंथ, वो तो बात ही नहीं करेंगे। लिखा है एम्प्लॉयर ने भी सेम कंट्रीब्यूट किया है, तो एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू स्टैच्यूटरी प्रोविडेंट फंड वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 11। उस पर इंटरेस्ट मिला है, तो इंटरेस्ट ऑन स्टैच्यूटरी प्रोविडेंट फंड ये भी एग्जेम्प्ट हो जाएगा। तो हमारा कंट्रीब्यूशन भी एग्जेम्प्ट है, और उसके ऊपर जो इनकम है वो भी एग्जेम्प्ट है, इंटरेस्ट भी एग्जेम्प्ट है। तो ग्रॉस सैलरी आ जाएगा 2,92,000, इसमें से हम लेस कर देंगे स्टैंडर्ड डिडक्शन। सेक्शन का नंबर जरूर लिखिएगा, 50,000 और 292 विच एवर इज लेस। इनकम फ्रॉम सैलरी आ गया 2,42,000। तो यहां से आपको पता चला कि स्टैच्यूटरी प्रोविडेंट फंड में जो भी अमाउंट डिपॉजिट हो रही है वो सब एग्जेम्प्ट हो रही है। अब हम नेक्स्ट प्रोविडेंट फंड पर आ रहे हैं, सेकंड और थर्ड नंबर पर, जिसका नाम है रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड और अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड। रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड एक्ट 1952 के अंदर आता है, जहां पर 20 से या 20 से ज्यादा एम्प्लॉई हैं, तो वहां पर प्रोविडेंट फंड एक्ट 1952 एप्लीकेबल हो जाता है। और जहां पर वो कम है 20 एम्प्लॉय से कम, वहां पर एम्प्लॉयर की मर्जी है, वो चाहे तो अपने आप से स्टार्ट कर सकता है। ठीक है, प्रोविडेंट फंड सेंट्रल गवर्नमेंट मेंटेन करती है और एम्प्लॉयर पैसा डिपॉजिट कराता है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। लेकिन अगर एम्प्लॉयर के पास 100 से ज्यादा एम्प्लॉय है तो वो खुद भी इसे मेंटेन कर सकता है, अगर एम्प्लॉय मान जाए तो। ठीक है, लेकिन उस फंड को जो वो खुद मेंटेन करता है, उस फंड को उसे कमिश्नर ऑफ प्रोविडेंट फंड और कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स दोनों से अप्रूव कराना होगा। तो अगर अप्रूव कराया तो उसे रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड बोल देंगे। अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड क्या है? दिस इज द फंड विच इज अप्रूव्ड बाय कमिश्नर ऑफ प्रोविडेंट फंड बट नॉट अप्रूव्ड बाय कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। तो इनकम टैक्स कमिश्नर अप्रूव नहीं करेगा तो उसे अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड कह देंगे। अब इसका क्या टैक्स स्टेटमेंट है रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड का? तो ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सर्विस जो टैक्स स्टेटमेंट है एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन का, वो अप टू 12% ऑफ स्टैंडर्ड सैलरी एग्जम्प्ट है। स्टैंडर्ड सैलरी वही हमने जो नाम दिया था, हाउस रेंट अलाउंस में जो सैलरी होती है, इसमें 3 चीजें होती है। बेसिक सैलरी, DA if it is taken as a part of basic salary as per the terms of employment, or it is taken as a part of salary for retirement benefits,
तो वो भी लेंगे, और फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ कमीशन ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स उसे भी लेंगे। 3 चीजें लेंगे। तो 12% ऑफ स्टैंडर्ड सैलरी या जो भी कंट्रीब्यूशन है, इन दोनों में से जो भी अमाउंट कम है वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। अप टू 12% ऑफ स्टैंडर्ड सैलरी एग्जेम्प्ट हो जाएगा। ठीक है। और जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट एग्जेम्प्ट है अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 12, लेकिन अप टू 9.5% ऑफ कंट्रीब्यूशन। जनरली इंटरेस्ट रेट 9.5% से कम ही रहता है, तो वो सारा का सारा हमेशा एग्जेम्प्ट ही रहता है। लेकिन अगर क्वेश्चन में लिखा है सपोज कि इंटरेस्ट उसे मिला 22,000 विच इज 11%, तो आप 11 से डिवाइड करके 9.5 से मल्टीप्लाई करके ये आप एग्जेम्प्ट की अमाउंट निकाल लेंगे। इतना एग्जेम्प्ट हो जाएगा आउट ऑफ 22,000, इतना एग्जेम्प्ट हो जाएगा, बाकी टैक्सेबल। ठीक है। तो 9.5% एग्जेम्प्ट होगा। अगर 9.5% से ऊपर मिला है तो जितना मान लिया 11% मिला है तो 11% से डिवाइड करके 9.5% से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है। However, the exemption under section 10 subsection 11 and 12 would not be available in respect of income by way of interest accrued during the previous year to the extent it relate to the amount or aggregate of amount of contribution made by the person employee exceeding 2,50,000 in any previous year in that fund on or after 1st April 2021। इसका मतलब अगर आपने 1 अप्रैल 2021 के बाद मतलब प्रीवियस ईयर 21-22 या उसके बाद वाले प्रीवियस ईयर में एक साल में अगर आपने फंड में 2.5 लाख रुपए या उससे ज्यादा जमा कराए हैं, तो ऐसी सिचुएशन में आपको उस पर इंटरेस्ट एग्जेम्प्ट नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपको एग्जम्पशन की जरूरत ही नहीं है। आप इतना ज्यादा पैसा कमाते हैं और इतना सारा पैसा आप जमा करा रहे हैं पीएफ में, आपको कोई भी जरूरत नहीं है। ये बात ध्यान रखिएगा, जो इस अमाउंट के ऊपर का है वही आपके लिए रहेगा कि एग्जाम नहीं होगा। अगर कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉय ने किया है जहां पर एम्प्लॉयर नहीं है सपोज, तो जनरली एम्प्लॉयर का दोनों का मिलाकर 5 लाख होता है। एम्प्लॉयर जमा करा रहा है, एम्प्लॉय भी जमा करा रहा है, तो दोनों का 2.5 लाख है, ये रहा। लेकिन सपोज एम्प्लॉयर जमा नहीं कराता और सारा एम्प्लॉय जमा कराता है, तो 5 लाख की लिमिट है कि 5 लाख से ऊपर होगा तो उस अमाउंट का इंटरेस्ट टैक्सेबल हो जाएगा। It may be noted that interest accrued on contribution to such fund up to 31st March 2021 would be exempt without any limit। तो 1 अप्रैल 2021 के बाद वाला टैक्सेबल करा है, उससे पहले वाला टैक्सेबल नहीं करा है। हम आ जाएंगे आगे, इसे कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 15, ये एग्जैक्टली क्वेश्चन नंबर 14 ही है जहां पर मैंने इनकम निकालकर दिखाई थी, लेकिन यहां पर रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड है, जबकि वहां पर स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड था क्वेश्चन नंबर 14 में। और यहां पर क्या है, यहां पर ये रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड है। ठीक है। तो यहां पर क्या है सिचुएशन कि रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड है तो हम इनकम निकाल लेते। बेसिक सैलरी याद हो आपको, निकाला था हमने, बेसिक सैलरी 1,20,000, डीए हमने निकाला था 60,000। आपको क्वेश्चन साथ साथ करना चाहिए। मैं तो वीडियो ऐसे बना रहा हूं कि आपको, आपके पास असाइनमेंट नहीं भी है तो भी काम चल जाएगा, असाइनमेंट नहीं होने के बाद भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आप साथ साथ करिए, वीडियो को आप पॉज भी कर सकते हैं, कोई भी किसी तरीके की दिक्कत नहीं है, बार बार भी देख सकते हैं। तो आप बेसिक डीए 50% है तो 60,000 हो गया। कमीशन 2 टाइप का है, परसेंटेज ऑन सेल्स 1 लाख है, और एडिशनल जो था वो 1,000 पर मंथ के हिसाब से 12,000 था। ठीक है। एम्प्लॉयर
ने एडिशनल कमीशन दिया और आरपीएफ अब यहां है कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर का, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड। तो एम्प्लॉय का 4500 पर मंथ है और एम्प्लॉयर का भी सेम अमाउंट है। तो 4500 पर मंथ के हिसाब से सेम अमाउंट है, तो 4500 इंटू 12 ये हो गया 54,000 रुपीज। इसमें से हम एग्जाम्ड करेंगे अप टू 12% ऑफ स्टैंडर्ड सैलरी, और स्टैंडर्ड सैलरी में आएगा बेसिक सैलरी, और डीए इफ इट इज टेकन एज ए पार्ट ऑफ बेसिक सैलरी एज पर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट वो है नहीं। फिक्स परसेंटेज ऑफ कमीशन ऑन सेल्स वो लेना है, एडिशनल फिक्स पर मंथ वो नहीं लेना है। तो इसका मतलब 2,20,000 रुपए स्टैंडर्ड सैलरी है जिसका 12% लेना है 26,400। तो आउट ऑफ 54,000 26,400 एग्जाम्प्ट हो गया और 27,600 टैक्सेबल हो गया। अब हम बात करते हैं इंटरेस्ट की। इंटरेस्ट ऑन रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड जो है 5500, इसमें से एग्जाम्प्ट होता है, हमने पढ़ा था 9.5%, तो 11 से डिवाइड कर दिया, 9.5 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ऐसा करने से आ गया 4750 जो एग्जाम्प्ट हो गया और 750 टैक्सेबल हो गया। ठीक है, तो ये टोटल हमारी इनकम आ गई ग्रॉस सैलरी, इसका हमने टोटल कर दिया 3,20,350 रुपीज। इसमें से लेस कर देंगे डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000। तो इनकम फ्रॉम सैलरी आ गई 2,70,350 रुपीज। ठीक है, एक और जो है प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन है, इसे भी हम कर लेते हैं। मिस्टर एक्स है, एबीसी कंपनी में जॉब करते हैं और उनको सैलरी मिलती है 60,000 पर मंथ। तो इनकी बेसिक सैलरी हो गई 60,000 पर मंथ, 7,20,000। डीए मिलता है इन्हें 10,000 पर मंथ और ये फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी है, तो ये स्पेशल डीए है, ये सैलरी के मीनिंग में आ जाएगा। बोनस मिला इन्हें 20,000, बोनस फुली टैक्सेबल होता है 20,000। कमीशन है 50 लाख का 2%, 1 लाख रुपीज इनको कमीशन मिलता है। एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों ही 11,000 पर मंथ आरपीएफ में जमा करा रहे हैं। तो एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड 11,000 रुपीज पर मंथ के हिसाब से जो टोटल इन्होंने डिपॉजिट कराया वो 1,32,000 रुपीज डिपॉजिट कराया। इसमें से 12% ऑफ सैलरी ऐड हो जाए, लेस हो जाएगा। तो ये हमारा बेसिक 7,20,000, डीए 1,20,000, बोनस नहीं आता है स्टैंडर्ड सैलरी की मीनिंग में, और कमीशन परसेंटेज बेसिस पर सेल पर ये आता है। तो ये जो टोटल अमाउंट है ये 9,40,000 है। तो 9,40,000 का 12% 1,12,800, ये लेस होने के बाद में 19,200 टैक्सेबल हो जाएगा। अब है इंटरेस्ट ऑन रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, ये मिला है 1 लाख रुपीज एट द रेट 10%, तो 1 लाख मिला है, इसमें से लेस कर देते हैं जो एग्जाम्प्ट हो जाएगा 1 लाख रुपीज
10% है तो 9.5% कितना हो जाएगा, 95,000 रुपीज और 5,000 टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसकी टोटल इनकम निकाल लेते हैं। जो टोटल ग्रॉस सैलरी आ गया, ग्रॉस सैलरी 9,84,200 रुपीज। इसमें से स्टैंडर्ड डिडक्शन लेस हो जाएगा 50,000, तो 9,34,200 रुपीज हमारी इनकम फ्रॉम सैलरी आ गई, या टैक्सेबल सैलरी लिख सकते हैं। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि आप टैक्स लाइबिलिटी निकालिए, तो आप अपने असेसमेंट ईयर के हिसाब से इसमें टैक्स लाइबिलिटी निकाल सकते हैं। सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा, ठीक है। उसमें आप चेक कर सकते हैं कि आपके असेसमेंट ईयर के हिसाब से आपकी टैक्सेबल अमाउंट ठीक आ रही है या नहीं आ रही है। नेक्स्ट है अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, जो इनकम टैक्स के कमिश्नर ने कहा कि मैं रिकॉग्नाइज इसे नहीं करता। तो एट द टाइम ऑफ जॉब, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ जॉब, तो ये पूरा एग्जाम्प्ट है और रिटायरमेंट पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। तो अभी हमारे लिए बहुत आसान हो गया, फुली एग्जाम्प्ट, फुली एग्जाम्प्ट, बिल्कुल वैसे ही जैसे स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड फुली एग्जाम्प्ट था। तो स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड के लिए मैंने अभी क्वेश्चन सॉल्व किया था, ये रहा, और इसका आंसर जो आया था वो आया था 2,42,000। तो मैं टाइम सेव करता हूं, एग्जैक्टली सेम मेरा आंसर है, क्योंकि यहां पर भी अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड भी ये पूरा एग्जाम्प्ट है। तो मैं ये कह सकता हूं क्वेश्चन नंबर 17 का भी सेम आंसर है। बस यहां मैं क्या लिख दूंगा कि अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में जो पैसा जमा किया है वो पूरा का पूरा एग्जाम्प्ट है, ठीक है। लेकिन आपको क्या करना है, याद रखना है कि अभी तो एग्जाम्प्ट है, लेकिन बाद में ये पूरी तरीके से टैक्सेबल हो जाएगा एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। और मैंने आपको ये भी बताया था रिटायरमेंट की बात हम बाद में करेंगे, अभी हम नहीं करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, यहां पर भी अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड है तो फ्री हो जाएगा। बेसिक सैलरी 70,000 इंटू 12, 8,40,000। DA 30,000 per month, 3,60,000। बोनस फुली टैक्सेबल होता है 50,000। कमीशन 100 लाख का 1%, 1 लाख रुपीज। एम्प्लॉय ने कंट्रीब्यूट किया 18,000 पर मंथ अनरिकॉग्नाइज में, तो एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड एग्जेम्प्ट हो जाएगा, कुछ भी टैक्सेबल नहीं होगा। और जो इंटरेस्ट मिला है, इंटरेस्ट ऑन अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, ये भी एग्जेम्प्ट है, ये भी टैक्सेबल नहीं होगा। तो हम निकालेंगे ग्रॉस सैलरी, 13,50,000 लेस स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000, तो टैक्सेबल सैलरी आ गई 13 लाख। अब इस 13 लाख पर आप अपने असेसमेंट ईयर के हिसाब से टैक्स कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये तो था एक सीधा साधा सा बिल्कुल सिंपल अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। अब थोड़ा सा इसमें क्या आया, थोड़ा सा ऐसा चेंज आया जिसे देख करके
सबके होश उड़ गए कि ये क्या है। इसकी कैलकुलेशन का तरीका इतना मुश्किल दिया गया जो कि बहुत आसान है। इतना ज़्यादा आसान है कि आप देखकर कहेंगे कि इतनी मुश्किल इसमें लैंग्वेज यूज़ की गई है, लेकिन ये है बहुत आसान। तो ये देखते हैं हम क्या है, किसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। तो फाइनेंस एक्ट 2020 ने एक नया प्रोविजन ऐड किया, और एम्प्लॉयर अगर 7.5 लाख रुपए से ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है एक साल में, कौन से, इन 3 फंड में, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, एनपीएस जो आपका पेंशन फंड होता है, और अप्रूव्ड सुपरएनुएशन फंड, इन तीनों फंड में मिलाकर अगर उसने 7.5 लाख रुपए से ज्यादा, इंडिविजुअल रिकॉग्नाइज में हमने पढ़ा था ना 2.5 लाख रुपए का, वहां पर एम्प्लॉय का था, यहां पर एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है 7.5 लाख से ज्यादा। एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है अगर 7.5 लाख से ज्यादा एक साल में, तो सेक्शन 17 सबसेक्शन 2 और क्लोज 7 में लिखा है कि ये अमाउंट आपके लिए जो भी 7.5 लाख रुपए से ज्यादा है वो आपके लिए टैक्सेबल हो जाएगी। तो पहली चीज है सेक्शन 17 to 7, इसमें क्या लिखा है कि 7.5 लाख रुपए से ज्यादा एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन अगर रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, एनपीएस और अप्रूव्ड सुपर एन्यूशन फंड में मिलाकर 7.5 लाख से ज्यादा है तो वो टैक्सेबल हो जाएगा। और सेक्शन 17 to 7A कहता है कि इसके ऊपर जो इंटरेस्ट मिलेगा, जो 7.5 लाख रुपए से ऊपर की अमाउंट कंट्रीब्यूट करी है जो टैक्सेबल हुआ था, उसके ऊपर जो इंटरेस्ट मिलेगा वो भी टैक्सेबल हो जाएगा। क्या कहता है ये देखो, मान लिया 8 लाख रुपए कंट्रीब्यूट किया और 7.5 लाख रुपए से ऊपर का हो गया 50,000, ठीक है, तो ये टैक्सेबल हो गया अंडर सेक्शन 17 to 7 में। अब सपोज इंटरेस्ट मिला, मान लेते हैं 10%, ठीक है, तो इस 8 लाख के ऊपर 80,000 मिला, इससे कोई टेंशन नहीं है हमें। लेकिन इस 7.5 लाख के ऊपर 75,000 मिला, तो ये जो 5,000 रुपए का इंटरेस्ट इस पर मिला है ये भी टैक्सेबल होगा। फाइन, तो ये टैक्सेबल होगा अंडर सेक्शन 17 to 7A में। इस बात का ध्यान रखिए। और अगले साल नेक्स्ट ईयर भी सेम सिचुएशन है सपोज, तो नेक्स्ट ईयर भी, लेकिन नेक्स्ट ईयर जो आपको ये इंटरेस्ट मिला है और ये 50,000 रुपए जो आपका एक्स्ट्रा 50,000 जमा था और ये 5,000, इन दोनों के ऊपर जो इंटरेस्ट मिलेगा इस 55,000 के ऊपर, ये भी अगले साल टैक्सेबल होगा। तो इसके लिए हम न्यूमेरिकल करेंगे, आपको बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है, बहुत आराम से समझ में आ जाएगा। Any annual accretion by way of interest, dividend or any other amount of similar nature during the previous year to the balance at the credit of the recognized provident fund or NPS or approved superannuation fund to the extent it relate to the employer contribution which is included in total income in any previous year under section 17 to 7 computed in prescribed manner। तो ये क्या रखा कि 7.5 लाख रुपए से ऊपर जितना भी कंट्रीब्यूशन है उसके ऊपर जो भी इंटरेस्ट होगा वो सेक्शन 17 to 7A में टैक्सेबल हो जाएगा। In other words, interest, dividend or any other similar nature on the amount which is included under section 17 to 7 would be treated as a perquisite, और एज ए परक्यूजिट टैक्सेबल होगा। परक्यूजिट वैसे भी अभी हमने पढ़ना है, परक्यूजिट होता है बेनिफिट्स, जो आपको बेनिफिट मिलते हैं, जनरली फिक्स्ड अमाउंट नहीं होती है कैश में, वो होते हैं, तो ये परक्यूजिट की तरह टैक्सेबल हो जाएगा। तो इसके लिए सीबीडीटी ने रूल नंबर 3B बताया,
और उसमें नोटिफाई किया कि उसको कैसे आप कैलकुलेट करें, और उसके लिए फॉर्मूला बताया। अब ये फॉर्मूला देखकर आप बेहोश हो सकते हैं, क्योंकि आपको ये कुछ भी आराम से समझ में आने वाला नहीं है, लेकिन मैं आपको सिंपल शब्दों में इसे समझाता हूं। टीपी का मतलब है टैक्सेबल परक्यूजिट, ठीक है, अंडर सेक्शन 17 to 7A। 17 to 7 में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, 7.5 लाख से ऊपर का जितना भी अमाउंट है वो टैक्सेबल हो जाएगा। इंटरेस्ट यहाँ टैक्सेबल होगा, ये भी इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन इसमें थोड़ी सी टेक्निकल बातें हैं, वो हम समझ लेते हैं। इसमें बोला है कि मैं इसे सिंपल भाषा में बता देता हूँ, लिखवा देता हूँ, आप भी चाहें तो साथ साथ नोट कर सकते हैं। टैक्सेबल परक्यूजिट इक्वल टू, तो टैक्सेबल परक्यूजिट इक्वल टू पीसी। पीसी का मतलब क्या है? अमाउंट और एग्रीगेट ऑफ अमाउंट ऑफ एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन इन एक्सेस ऑफ 7,50,000 टू द स्पेशल फंड्स ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। तो जो आपका एक्चुअल कंट्रीब्यूशन है ऑफ एम्प्लॉयर ड्यूरिंग रेलेवेंट प्रीवियस ईयर, 7.5 लाख से ऊपर वाला, ये अमाउंट लीजिए और इसको डिवाइड कर दीजिए 2 से। अब 2 से डिवाइड क्यों करें? उसका एक लॉजिक है। देखो, हम हर महीना पैसा जमा करा रहे हैं, पूरा का पूरा पैसा साल के पहले दिन तो जमा नहीं कराया। याद करो, जब हम लोग निकालते थे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स पार्टनरशिप में, तो पूरे साल में हर महीना का जो अमाउंट होता था, उसका पूरे साल के अमाउंट को 6 महीने का इंटरेस्ट निकालते थे, हाफ करते थे। तो वही है कि साल के शुरू में और साल के एंड में जो अमाउंट है उसका एवरेज निकालने के लिए हाफ अमाउंट ही आता है। तो इसलिए जो भी कंट्रीब्यूशन है मंथली बेसिस पे आ रहा है और हम इंटरेस्ट निकाल रहे हैं एनुअल, तो सारा का सारा पैसा महीने पहले साल के पहले दिन नहीं है ना, तो हम मानते हैं मिड में एवरेज है, तो आधा अमाउंट, उसके लिए हाफ किया। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं इनटू आर है। अब ये आर का क्या मतलब है? आर का मतलब इन्होंने बहुत ही खतरनाक तरीके से बताया है। आर का मतलब है आई अपॉन एफ ए वी जी, एक एवरेज अमाउंट। आई का मतलब है अमाउंट और एग्रीगेट ऑफ अमाउंट ऑफ इनकम एक्रूड ड्यूरिंग द करंट प्रीवियस ईयर इन रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। इसका मतलब क्या है? ये हमें अभी आप आसान बनाने के लिए लिख दो रेट, ठीक है, रेट ऑफ रिटर्न प्लस। तो ये क्या है? सबसे पहले हमने ये देखा कि जो इस साल हमने पैसा जमा कराया 7.5 लाख से ऊपर, उसके ऊपर जो इस साल की इनकम है वो है ये। तो इसको क्या नाम दे देता हूं मैं बहुत सादे सिंपल शब्दों में समझा रहा हूं। ये है इंटरेस्ट ऑन करंट ईयर्स एम्प्लॉयर्स contribution which is more than ₹7,50,000। मैं गारंटी दे रहा हूं इतने आसान तरीके से कोई नहीं बताएगा, सब लोग इस फॉर्मूले के चक्कर में पड़े रहेंगे। मैं आपको फॉर्मूले के चक्कर से बाहर निकालकर एक लॉजिकल टेक्निक से समझा रहा हूं कि हमने असल में करना क्या है और क्या निकालना है, ठीक है? वरना आप पागल हो जाओगे इस फॉर्मूले को देखकर। टीपी पीसी पीसी 1 TP1 क्या है भैया, क्या जरूरत है ये सब करने की? तो पहले हमने क्या निकाला? हम निकाल रहे हैं सेक्शन 17 to 7A, जो हमें इंटरेस्ट के बारे में बताता है, जो 7.5 लाख से ऊपर की अमाउंट है उसका इंटरेस्ट। तो करंट ईयर में 7.5 लाख से ऊपर की अमाउंट पे इंटरेस्ट हमने निकाल लिया, फाइन। अब और आगे देखते हैं क्या कह रहा है।
हम इसे सिंपल शब्दों में लिख लेंगे। आगे लिखा है PC1। ये PC1 क्या है? PC1 का मतलब है अमाउंट और एग्रीगेट ऑफ अमाउंट ऑफ एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन in excess of 7,50,000 to the recognized provident fund or specified provident fund commencing on or after 1st April 20 other than the current previous year। अब देखो क्या है, मान लिया ये 1/4/20 से चालू हुआ और ये करंट ईयर है, तो करंट ईयर का तो हमने निकाल लिया ये। अब ये जो बीच वाले साल हैं इनके ऊपर भी तो हमें देखना है कि कितना एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूशन था। 7.5 लाख से ऊपर का हर साल की उस अमाउंट पे भी तो निकालना है, तो ये उस अमाउंट के बारे में बता रहा है। PC1 मतलब अमाउंट और एग्रीगेट ऑफ अमाउंट ऑफ एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन इन एक्सेस ऑफ 7,50,000 इन दिस ईयर। ठीक है, तो ये बात तो ठीक हो गई। और इस पे अब इस साल तो पूरे साल का मिलेगा क्योंकि ये 2-3 साल पहले जमा हो चुका है। तो प्लस क्या करेंगे, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन ओवर 7,50,000 फ्रॉम 1/4/20, ठीक है, टू एंड लेटर एक्सक्लूडिंग करंट ईयर। करंट ईयर क्यों एक्सक्लूड किया? क्योंकि करंट ईयर हमने यहां पर पहले ही निकाल लिया, और करंट ईयर उसमें भी ऐड कर सकते थे, हम सीधा कह सकते थे 1/4/20 या उसके बाद के सब ले लो, लेकिन जो करंट ईयर है उस पर हमने हाफ करना था ना, इसलिए उसे अलग करा और इसे अलग करा। ये बात भी समझ में आ गई, ये बहुत आसान है। तो इसका नाम क्या है? मुझे भी नाम नहीं पता, क्या जरूरत है नाम याद रखने की, लेकिन ये है PC और इसका नाम है PC1। साथ ही फॉर्मूले में बताया इसमें TP1 ऐड करेंगे, और क्या ऐड करेंगे, जो पिछले सालों में हमें 7.5 लाख रुपए से ऊपर की अमाउंट जो जमा करी थी उसके ऊपर जो इंटरेस्ट मिला था, उसके ऊपर जो इंटरेस्ट मिला था उस पर इस साल भी तो इंटरेस्ट मिला होगा वो। तो देखें क्या लिखा है, क्या लिखा है TP1 के लिए, एग्रीगेट ऑफ टैक्सेबल परक्यूजिट अंडर सेक्शन 17 to 7A, मतलब इंटरेस्ट की बात कर रहा है, फॉर द प्रीवियस ईयर और ईयर्स ऑन और आफ्टर 1/4/20 बट अदर देन करंट ईयर। तो ये भी बात क्लियर हो गई। तो इसमें प्लस क्या करना है, इसके अंदर प्लस करना है इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन ओवर 7,50,000 फ्रॉम 1st April 20 एंड लेटर, या फ्रॉम 1st April 20 लिख दिए तो भी बात ये सही है, एक्सक्लूडिंग करंट ईयर, क्योंकि करंट ईयर के इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट थोड़ी ना मिलेगा इस साल, तो करंट ईयर को छोड़ दिया यहां पर। ठीक है, तो इसका नाम हमने क्या दिया हुआ है, TP1। इसको भी मल्टीप्लाई करना है हमें किससे, रेट ऑफ रिटर्न से। अब सारा खेल बचा है लास्ट में, रेट ऑफ रिटर्न कैसे निकलेगी। रेट ऑफ रिटर्न निकालते ही हमारा काम हो गया, हमने किला फतेह कर लिया, जीत गए हम। अब ये क्या है जी, आई अपॉन FAVG, ये भी मैं अभी सिंपल शब्दों में बताता हूं। आई का मतलब है अमाउंट और एग्रीगेट ऑफ अमाउंट ऑफ इनकम एक्रूड ड्यूरिंग द करंट पीरियड, करंट ईयर का इंटरेस्ट। और FAVG क्या है, ये कह रखा है अमाउंट और एग्रीगेट ऑफ अमाउंट ऑफ बैलेंस टू द क्रेडिट ऑफ दीज फंड एट द फर्स्ट डेट एंड दीज फंड एट द एंड। बहुत आसान है, डिवाइड बाय 2। मैं आपको बहुत आसान तरीका बता देता हूँ रेट ऑफ रिटर्न निकालने का, बहुत आसान तरीका। रेट ऑफ रिटर्न आर कैसे निकलेगा, करंट ईयर इंटरेस्ट डिवाइड बाय
करंट ईयर एवरेज फंड वैल्यू। अब करंट ईयर एवरेज फंड वैल्यू कैसे आएगी? ओपनिंग वैल्यू प्लस क्लोजिंग वैल्यू डिवाइड बाय 2। देखो कितना आसान था, ये इतना ज्यादा आसान था जिसको कॉम्प्लिकेटेड बना दिया फॉर्मूले में ऊटपटांग नाम डाल के। अब आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, मैं आपको दो एग्जाम्पल दे करके समझाऊंगा। एक एग्जाम्पल 1 अप्रैल 20 के इमीडिएटली बाद वाले ईयर का, और एक उसके भी बाद वाले ईयर का, ताकि आपको ये पता चल जाए कि आगे भी कैसे कैसे ऐड होना है। बहुत आसान है, कोई किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मैं आपको समराइज करके एक बार बता देता हूं हमें असल में करना क्या है। हमें लेना है इसके अंदर टैक्सेबल वैल्यू। देखो एग्जांपल नंबर 6 है, मिस्टर एक्स हैं, ये अपॉइंट हुए हैं CFO ABC लिमिटेड के मुंबई में। हर जगह आपको यही क्वेश्चन मिलेगा, क्योंकि स्टडी मटेरियल में और ये जो नोटिफिकेशन था उसमें इस टाइप के एग्जाम्पल थे, तो हर जगह यही एग्जाम्पल मिलेगा आपको। लेकिन आपको इतने सिंपल तरीके से कोई भी नहीं समझाएगा जैसे मैं बता रहा हूँ। आप 1000 वीडियो देख लेना यूट्यूब पर और इसे देख लेना, जहां पर आपको सबसे आसान तरीका लगे उसको ध्यान रखना। ये बहुत आसान है, और कोई अगर मेरे से भी ज्यादा आसान तरीके समझाए तो उसे भी बता देना। अगर और कहीं से ज्यादा ये आसान लगे तो आप कमेंट में भी लिख देना कि सर बढ़िया लगा, हमें पसंद आया, बहुत आसान तरीका समझाया आपने, तो मुझे भी अच्छा लगेगा। मिस्टर एक्स अपॉइंट हुए CFO ABC लिमिटेड के मुंबई में 1 अप्रैल 20 से। उनकी सैलरी 5.5 लाख रुपए पर मंथ है। उनको 10% के हिसाब से DA दिया जाता है। ठीक है, उन्होंने कंट्रीब्यूशन दिया 11% अपनी पे और DA का रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में। इसका मतलब कि DA भी उनका स्पेशल हो गया, क्योंकि DA के ऊपर ये कैलकुलेशन करके कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, तो इसका मतलब इनका DA भी क्या है? स्पेशल DA है। ठीक है, कंपनी भी सेम अमाउंट कंट्रीब्यूट करती है, ये भी तय हो गया। अब आगे लिखा है एक्यूमुलेटेड बैलेंस इन रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड एज ऑन 1 अप्रैल। ये डेट मैंने इसलिए जानबूझकर ली है, रीजन कि भैया जो जिस ईयर में एप्लीकेबल हुआ ये 1/4/20 में, तो 1/4/20 के इमीडिएट 1 साल बाद वाला और उसके 2 साल बाद वाला मैंने एग्जाम्पल लिया, ताकि आपको दोनों के दोनों क्लियर हो जाए कि ये कैसे होगा और आने वाले हर सालों में कैसे कैलकुलेशन होगी। अब देखो हमसे पूछा है कि आपको परक्यूजिट बतानी है। सेक्शन 17(2)(7) और सेक्शन 17(2)(7)(a) में कितनी परक्यूजिट टैक्सेबल होगी। तो हमें परक्यूजिट अंडर सेक्शन 17(2)(7) में कौन सी लेनी होती है? 17(2)(7) में वो लेनी होती है जो 7.5 लाख से ऊपर का कंट्रीब्यूशन है। तो देखें कौन सा कंट्रीब्यूशन है प्रीवियस ईयर। अच्छा, प्रीवियस ईयर 21-22 इनका जो कंट्रीब्यूशन है वो है सैलरी है इनकी 5.5 लाख रुपए। तो 5.5 लाख रुपए की सैलरी पर मंथ प्लस DA है 10%, 55,000 रुपए का DA। तो ये अमाउंट हो गई पर मंथ 5,50,000 और 55,000, 6,05,000। इसका 11% 12 महीने तक कंट्रीब्यूट किया। 7,98,600। इसमें से 7.5 लाख रुपए तक का एग्जेम्प्ट है,
तो ये टैक्सेबल हो गया 48,600। तो भैया सबसे पहले तो इसे समझो कि 48,600 हमारी टैक्सेबल परक्यूजिट है अंडर सेक्शन 1727। ये क्लियर, आराम से समझ में आ गया होगा, इसमें तो कोई टेंशन नहीं है। अब हम बात करते हैं परक्यूजिट अंडर सेक्शन 1727A। ये क्या है? ये है करंट ईयर के कंट्रीब्यूशन पर इंटरेस्ट और 1/4/2020 के बाद वाले ईयर पर एक्सक्लूडिंग करंट ईयर। तो ये उसके बाद वाला ईयर एक्सक्लूडिंग करंट ईयर तो कुछ है ही नहीं, तो ये पहला साल है 1/4/20 के बाद वाला। तो ये सबसे आसान हो गया क्वेश्चन। सबसे पहले हम बात करते हैं करंट ईयर का जो कंट्रीब्यूशन है 7.5 लाख से ऊपर वाला, उसका एवरेज निकालते हैं। तो 7.5 लाख से ऊपर वाला जो कंट्रीब्यूशन है वो है 48,600। तो हमने सबसे पहले क्या सीखा था, एक बार फॉर्मूला भी लिख दूं आपकी याद के लिए। तो ये था पूरा जो मैंने आपको समझाया, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमें क्या लेना है, एक्चुअल कंट्रीब्यूशन ड्यूरिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर, और उस 7.5 लाख से ऊपर वाला और उसका हाफ करना। तो सबसे पहला काम तो ये करना है, तो ये कर लेते हैं। 7.5 लाख से ऊपर वाला कंट्रीब्यूशन कितना, 48,600, इसका हाफ कर दिया हमने। ठीक है, अब इसको जो नाम दिया, अब फॉर्मूला चाहो तो मैं लिख देता हूं आपके हिसाब से। टैक्सेबल परक्यूजिट जो नाम दिया था तो वो कितना हो जाएगा, पीसी जो था डिवाइड बाय 2 इंटू आर प्लस PC1 जो इससे पहले साल था EP1 इंटू आर। ठीक है ना। तो ये हमारी टैक्सेबल परक्यूजिट जो हमने निकालनी है। ठीक है, तो ये अमाउंट निकालनी है जहां पर ये जो अभी हमने 48,600 निकाला, ये हमारा पीसी है जो इस साल की परक्यूजिट टैक्सेबल हो गई 48,600। तो ये हो गया 48,600 अपॉन 2 इंटू आर। अब आर निकालने के लिए जो फॉर्मूला बताया इन्होंने वो था आई अपॉन आई बताया, और आई को हमें डिवाइड करना है किससे, एफ एवरेज से, फंड वैल्यू का एवरेज, एफ एवरेज नाम दिया। आई मतलब इंटरेस्ट। तो इस साल का जो इंटरेस्ट हमें मिला है वो, और डिवाइड बाय एवरेज फंड वैल्यू। तो इस साल का इंटरेस्ट कितना मिला है वो मैं क्वेश्चन से आपको समझाता हूँ, बहुत आराम से, बहुत सिंपल तरीके से हमें पता चल जाएगा। देखिए हमें बता रखा है जो फंड वैल्यू है वो साल के इस साल के एंड में 33,55,000 है और पिछले साल 15,35,000 थी। तो एक तो मुझे जो फंड की एवरेज वैल्यू निकालनी है ये पता चल गई 15,35,000, 33,55,000 डिवाइड बाय 2। जो पहले काम हो रहा है वो तो कर लूँ आसान वाला। तो इसकी एवरेज वैल्यू हो गई 24,45,000। ठीक है, अब मैं ये देखूं जो पिछले साल फंड था 15,35,000, वो 33,55,000 कैसे हो गया। इसमें एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट किया होगा, कितना एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट किया होगा, 7,98,600।
एम्प्लॉय ने भी करा 798,600, ये दोनों जमा करे और ये पहले से था। जो पहले से बैलेंस था उसमें एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन प्लस इंटरेस्ट रहा होगा इक्वल टू 3355। दोबारा समझो, ओपनिंग फंड वैल्यू प्लस एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन प्लस एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन प्लस इंटरेस्ट, यहां लिख देता हूं ओपनिंग फंड वैल्यू। तो ओपनिंग फंड वैल्यू जो है उसमें एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन, इंटरेस्ट मिलाकर ही तो क्लोजिंग फंड वैल्यू आएगी, या नहीं? तो अब मैं यहां से पता लगा नहीं सकता क्या क्या इंटरेस्ट है? बिल्कुल पता लगा सकता हूं। कैसे पता लगाऊंगा? क्लोजिंग फंड वैल्यू में से ओपनिंग फंड वैल्यू माइनस एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन माइनस एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन। अगर मैं ऐसा कर दूं तो मुझे पता चल जाएगा इंटरेस्ट कितना है। तो क्लोजिंग फंड वैल्यू कितना है? 33,55,000, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। कंट्रीब्यूशन कितना है दोनों? ओपनिंग फंड वैल्यू कितना है? 15,35,000। दोनों का कंट्रीब्यूशन कितना है? 798,600 और 798,600। तो बहुत आसान है, बहुत आसान है ये पता लगाना कि कितना इंटरेस्ट कमाया हमने इस साल। बहुत आसान है। तो 2,22,800 रुपीज का इंटरेस्ट कमाया हमने। 2,22,800 का इंटरेस्ट कमाया। तो ये फॉर्मूला में लगा देता हूँ, 2,22,800 का इंटरेस्ट, एवरेज फंड वैल्यू 24,45,000। अब इसको अगर हम 100 से मल्टीप्लाई कर देते तो परसेंटेज आ जाती। 100 से मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं तो पॉइंट में आ जाएगा, रेट ऑफ रिटर्न ही आएगा। तो लगभग 9% के आसपास का इन्हें इनकम हो गया, ये आप कह सकते हो कि 9% के आसपास की इनकम हो गई। ठीक है, तो ये इनकम रेट हमने यहां पर लगा दिया। प्लस, इसमें प्लस होना है, कौन सा? हमारा जो प्रीवियस ईयर है, पिछले साल जो था वो पैसा मिला था, जो पिछले साल 1 अप्रैल 2020 या उसके बाद का, करंट प्रीवियस ईयर को छोड़कर 1420 के बाद का जो भी पैसा जमा हुआ था 7.5 लाख से ऊपर। तो देखते हैं इस क्वेश्चन में 2020-21 में कितना पैसा जमा किया था। सेम यही सिचुएशन है, लेकिन मंथली है 6,05,000 इंटू 11%, लेकिन इनकी जॉब लगी थी मई में, तो 11 महीने का रहा होगा पिछले साल। तो पिछले साल जमा किया 7,32,050 रुपए, जो 7.5 लाख से ऊपर नहीं है। तो पिछले साल कुछ भी 7.5 लाख से ऊपर कंट्रीब्यूशन नहीं था, तो उसके ऊपर इंटरेस्ट भी कुछ नहीं था। तो इसका मतलब यही रह गया बस, 48,600 डिवाइड बाय 2 इंटू 0.091, 2211.3, तो 2211 ले लेते हैं, मतलब 2,211 रुपए। तो अंडर सेक्शन 17(2)(7)(a) 2,211 रुपए टैक्सेबल हो जाएंगे। अब ये मैं आपको एक और एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूं, एग्जाम्पल नंबर 6B। देखो सॉल्यूशन कैसा है इसका। ये इसका सॉल्यूशन है, लेकिन
मैं आपको गारंटी दे रहा हूं जितना मैंने आपको अभी समझाया है ये बिल्कुल उतने में ही आ जाएगा। बिल्कुल किसी तरीके की घबराने की कोई जरूरत नहीं है, बहुत आसान है। इतना बड़ा देखकर घबराना नहीं है आप। बहुत आसान है, बहुत आसान है। जो अभी अभी हमने किया ये सन में आ गया ना, तो जो अब हम करने वाले हैं 6B ये भी आपको सन में आ जाएगा। बिल्कुल मत घबराइए। इसमें क्या करा, एग्जाम्पल नंबर 6B में फर्स्ट ईयर में टैक्सेबल ना हो, थोड़ा सा आसान हो जाए, तो 1 सितंबर से इनकी जॉब लगाई। इनकी जॉब है 6 लाख रुपए पर मंथ। डीए 8% है, कंट्रीब्यूशन है बेसिक प्लस डीए का 10%। आरपीएफ में कंपनी ने भी सेम अमाउंट कंट्रीब्यूट किया है। और फंड में कितना कितना बैलेंस है 3 साल का दे रखा है। हमें परक्यूजिट बतानी है 2 सालों की, 22, 23, 23, 24। बहुत आसान है। अभी आप देखोगे तो आप कहोगे हाँ ये आसान है, हमें तो अच्छे से सर समझ में आ गया। सबसे पहले असेसमेंट ईयर 22-23 की बात करते हैं और सेक्शन 17-7 की बात करते हैं। मतलब 7.5 लाख से ऊपर जितना भी एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है वो। इसकी असेसमेंट ईयर 22-23 का मतलब प्रीवियस ईयर 21-22। पहले साल इसका कंट्रीब्यूट 6-7 महीने की सैलरी थी, तो पहले साल तो 7.5 लाख से ऊपर था ही नहीं। ठीक है। इस साल बेसिक सैलरी है इसकी 6 लाख और डीए है 8%। तो 6 लाख का 8% हो गया 48,000। तो 6,48,000, 10% कॉन्ट्रीब्यूशन है 12 महीने के लिए। 7,77,600। तो 7,77,600 रुपए का कंट्रीब्यूशन है, जिसमें से आपका एग्जाम्प्ट है 7,50,000 और टैक्सेबल है 27,600 रुपए। इसमें कोई टेंशन मुझे नहीं लगता कोई टेंशन होगी, ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी असेसमेंट ईयर में सेक्शन 17-7A की बात करते हैं। मतलब इंटरेस्ट ऑन contribution employer contribution over 7,50,000 over the years 1 अप्रैल 2020 और उसके बाद का सारा मिलाकर। तो इसके लिए जो अमाउंट हमने बोला कि जो टैक्सेबल करते हैं वो क्या है, टैक्सेबल परक्यूसिट क्या है हमारा जो इस साल का कंट्रीब्यूशन है ओवर द 7,50,000 डिवाइड बाय 2 इंटू आर प्लस पिछले सालों का जो एक्सेस कंट्रीब्यूशन था पिछले साल की जो टैक्सेबल परक्यूजिट थी इंटू आर। ठीक है, यही तो करना है हमें। अब तो ये वर्ड भी आपको समझ में आने लग जाएंगे। जो करंट ईयर का कंट्रीब्यूशन है एक्स्ट्रा वो 27,600 है, डिवाइड बाय 2 इंटू आर। आर निकाल लेते हैं। आर है इंटरेस्ट अपॉन फंड वैल्यू का एवरेज। ठीक है। इंटरेस्ट हमारा जो ईयर है असेसमेंट ईयर 22-23, प्रीवियस ईयर 21-22। तो 21-22 का लास्ट ये है और ये पहले का है। तो इसके लिए
एवरेज फंड वैल्यू हो जाएगी 50,35,000 प्लस 71,46,700 डिवाइड बाय 2। ये एवरेज फंड वैल्यू हो जाएगी जो हमें निकालनी है। फंड वैल्यू का एवरेज निकालना होता है ना, तो ये कितना आ गया 50, 35, 71, 46, 700 डिवाइड बाय 2, 60,90,850। तो ये तो हमारी एवरेज फंड वैल्यू हो गई 60,90,850। दूसरा हमें चाहिए इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कैसे आएगा, जो मैंने निकालने सिखाया था, जो क्लोजिंग फंड वैल्यू है इसमें से ओपनिंग फंड वैल्यू माइनस कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉय एम्प्लॉयर दोनों का लेस कर देंगे तो इंटरेस्ट आ जाएगा। देखे कितना है 71,46,700 माइनस 50,35,000 माइनस 777,600 माइनस 777,600। तो ये 5,56,500 आ गया। ठीक है, ये इंटरेस्ट, ये एवरेज फंड वैल्यू, इंटरेस्ट अपॉन एवरेज फंड वैल्यू, ये आ गया रेट, अगेन 0.09136। तो ये हमारा जो रेट आएगा 0.09136 है, तो इसे 4 लिख दिया। तो 0.0914 प्लस पिछले साल कुछ भी टैक्सेबल नहीं था तो ये 0 हो गया। तो हमारा आंसर क्या आ गया 27,600 डिवाइड बाय 2 इंटू 0.0914 1261। ठीक है, अब इस अमाउंट को ध्यान रखिए, दोनों अमाउंट को। ये सेक्शन 1727 में 27,600 और 1727A में 1261। अब इस बात को अगर आप ध्यान रखेंगे तो इतनी ही कैलकुलेशन बस करूंगा मैं, इतनी ही कैलकुलेशन, और अगले साल का भी मैं निकाल कर बता दूंगा। बस अब हमें टाइम नहीं लगेगा। ये हमारा पिछला साल था। ठीक है, अब हम करंट ईयर के लिए और निकाल लेते हैं। बिल्कुल इसी पैटर्न पर मैं आपको आंसर निकाल कर दिखाता हूं। आप कहोगे सर आपने तो मजे दिला दिए, इतने आसान तरीके से आपने निकाल कर बता दिया, ये आपने कैसे कर दिया, इतना आसान तो हमें किसी ने नहीं बताया। अब देखो, असेसमेंट ईयर 2023-24, ठीक है, अगले साल के लिए अब हम बात कर रहे हैं 23-24। क्या अगले साल में कोई सैलरी में चेंजेस आए हैं? नहीं, तो कंट्रीब्यूशन सेम रहेगा। ठीक है, तो सेक्शन 17(2)(7) में जो टैक्सेबल परक्यूजिट होगी वो 27,600 ही होगी। पहला काम तो ये खत्म हो गया, क्योंकि अगला साल जो है उसमें भी, और मैं बता रहा हूं ये कैलकुलेशन और छोटी हो जाएगी, और छोटी हो जाएगी। 27,600 है, ये हो गया काम खत्म। अब सेक्शन 17(2)(7)(a), ठीक है, इसके लिए हमें क्या करना है, टैक्सेबल परक्यूजिट जो कंट्रीब्यूशन है उसका आधा करके रेट से मल्टीप्लाई करना है, और पिछले सालों का कंट्रीब्यूशन, पिछले साल का जो टैक्सेबल परक्यूजिट थी
उसको 8 से मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे जरूरी काम है आर निकालना। आर हमने जैसे पहले निकाला था वैसे निकालते। आर है आई अपॉन फंड का एवरेज वैल्यू। फंड का एवरेज वैल्यू निकाल लेते हैं और आई निकाल लेते हैं। आई क्लोजिंग फंड वैल्यू 94,57,700 माइनस ओपनिंग फंड वैल्यू 71,46,700 माइनस कंट्रीब्यूशन 777,600 माइनस 777,600। ठीक है, ऐसे ही तो इंटरेस्ट पिछली बार भी निकाला था और ऐसे ही इस बार भी मैं निकाल लेता हूं। 945,7,700 माइनस 71,46,700 माइनस 777,600 माइनस 777,600, तो 7,55,800। ठीक है, अब एवरेज फंड वैल्यू निकाल लेता हूं। 945,7,700 प्लस 71,46,700 डिवाइड बाय 2। तो जो एवरेज वैल्यू आ गई वो आ गई 83,02,200। तो इंटरेस्ट 755,800 और एवरेज फंड वैल्यू 83,02,200। .09103 तो 0.091 ही आ गई इसका मतलब। ठीक है, तो 0.091 ये इस साल का हो गया। तो जो करंट ईयर का अमाउंट है वो 27,600 अपॉन 2 इंटू 0.091 प्लस, देखो कितना आसान, पिछले साल का PC1 कितना था? पिछले साल का PC1 जो अंडर सेक्शन लास्ट ईयर का अंडर सेक्शन 17 to 7 में जो था वो, और अगर पिछले कई साल होते हर साल का ये अमाउंट ऐड कर लेते तो ये हो गया 27,600 प्लस पिछले साल का TP1 पिछले साल का 17 to 7A का कितना था 1261। तो ये आसान नहीं हो गया, इंटू 0.091। तो कितना आसान हो गया ये। इस साल का 27,600 डिवाइड बाय 2 इंटू 0.091, 1255.8 तो 56 ले लेता हूँ प्लस 27,600 प्लस 1261 इंटू 0.091, 26 टोटल मिलाकर 3,882। लो जी हो गया, ये हो गया 17 to 7 और ये हो गया 17 to 7 और 17 to 7A। इतना आसान पिछली बार के जितना ही लगभग कैलकुलेशन करा और हमारा आंसर आ गया। देखो ये सॉल्यूशन कितना बड़ा है, मैंने आपको समझाया शॉर्टकट मेथड से, बहुत ही बढ़िया। मुझे तो ये बहुत आसान लगा, मुझे तो मजा आ गया इसे करने में। उम्मीद है आप लोगों को भी मजा आ गया होगा। ठीक है ना, तो ये जो है अगर हम इसे यहां तक देख लें, और एक पब्लिक प्रोविडेंट फंड होता है, जब हमने शुरुआत में बात करी थी, तो पब्लिक प्रोविडेंट फंड मतलब एम्प्लॉय है, एम्प्लॉयर है तो स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, ये सब हो सकते हैं। लेकिन अगर सपोज मैं बिजनेस करता हूं, मैं
कोई और इनकम है, मेरी सैलरी इनकम है ही नहीं, मेरा कोई एम्प्लॉयर ही नहीं है, और मेरा मन कर रहा है कि मेरा भी एक पीएफ होना चाहिए, तो मैं क्या कर सकता हूं, अपना एक पब्लिक प्रोविडेंट फंड बैंक अकाउंट, गवर्नमेंट अप्रूव्ड बैंक अकाउंट में जाकर एक पीपीएफ अकाउंट खुलवा सकता हूं, और उस पीपीएफ में 500 से लेकर 1.5 लाख रुपए तक का पैसा मैं हर साल जमा करा सकता हूं। तो एक तरीके से एम्प्लॉई एम्प्लॉय रिलेशन में जो एम्प्लॉई है उसी का ही तो पैसा जमा हो रहा है, और वो कभी टैक्सेबल होता नहीं। तो मैं खुद ही पैसा जमा करा रहा हूं, तो वो कैसे टैक्सेबल हो जाएगा? तो वो टैक्सेबल नहीं होगा, उसका इंटरेस्ट भी टैक्सेबल नहीं होगा, और एटीसी की डिडक्शन भी मिलेगी। तो ये तो बहुत ही आसान है, इसमें तो कुछ भी नहीं है ना? तो मेनली वही था जो हमने आज पढ़ा। खतरनाक चीज जो लगती है बच्चों को, वो हमने बहुत आसान तरीके से करी। तो अगर आप YouTube पर मेरी वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट में जरूर बताइए कि आपको ये कैसा लगा, आराम से समझ में आया या नहीं। और भी किसी टॉपिक पर आपको चाहिए तो आप मेरे से कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है ना? और बहुत सारे मेरे और चैनल भी हैं, उसके लिए भी आप मेरे से पूछ सकते हैं अलग अलग सब्जेक्ट पर।